क्या पूछा आपने दीपेश भाई? जी, जो बीते कुछ महीने रहे हैं कोरोना के सेकंड वेव के और ये महामारी के, किस तरह से गुजरे? क्या कुछ रही आपकी एक्टिविटीज, क्या कुछ रही लर्निंग्स? नहीं, ये तो पूरे देश और दुनिया पे एक ऐसी आपदा थी जिसके लिए मतलब जिस पे गुजरे और जिस पे ना गुजरे वो सबके लिए एक जैसा वो था। जिन पे गुजर रही थी उन वो तो बेचारे परेशान थे, जिन पे जो इससे बचे हुए थे वो भी उतने ही परेशान थे कि जिन पे गुजर रही है उन पे ना गुजरे। तो इसके लिए तो पूरे देश की हर एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, पूरे चाहे सफाई बाज से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, जितने लोग भी डॉक्टर्स नर्सेज जितने लोग भी हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बोलते हैं ना कि मुसीबत के समय जब पूरा देश एक साथ हो जाए, एक दूसरे के साथ हो जाए, एक ऊर्जा से मतलब किसी महामारी से लड़ने का जो है वो जज्बा दिखा ले और फिर दोबारा पटरी पे जिंदगी आने लगे। बस यही चाहता हूं कि ऐसा हादसा ऐसा दोबारा कभी जिंदगी में देखने को ना मिले, किसी बच्चे बूढ़े नौजवान किसी को भी नहीं। बस जो बीत गया वो दोबारा ना आए और जो उसमें सफर कर रहे हैं वो जल्दी से अच्छे हो जाए, और जो इसकी लपेट में आके जिनको हमने खोया है, बस उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको जन्नत नसीब करे। और बस, और अब जिंदगी आगे की सुचारू रूप से बढ़े। की बात करते हैं, पिछले हंगामा में तुलसीदास खान का आपका कैरेक्टर था। जी। वो नाम ही अजीब था, किरदार अजीब था। कहा जाए तो मुझे अभी अगर उसको सोचता हूँ तो अभी हंसी आती है। एक अलग तरह का किरदार। जी। और जब वो उसका लास्ट होता है पैर पकड़ के, भाई जब आते हैं पैर पकड़ के वो रोने वाला कैरेक्टर, वो जो सीन है वो जी। तो कभी भूलता ही नहीं। इस हंगामा में क्या कुछ हंगामा है? क्या उसी तरह का कुछ हंगामा है या और भी आगे बढ़ के? नहीं, मुझे लगता है देखिए ये कंप्लीट प्रियन जी का हंगामा है। पुराना हंगामा भी प्रियन जी का था और नया हंगामा भी प्रियन जी का है। क्यों? प्रियन जी हमेशा कॉमेडी ऑफ एरर के मास्टर माने जाते हैं। उन्होंने जितनी फिल्में, चाहे रीजनल फिल्में की हो चाहे हिंदी फिल्में की हो, उन्होंने कॉमेडी ऑफ एरर को हमेशा जो है प्रायोरिटी देके और बोलते हैं रियलिस्टिक कॉमेडी के तहत कैरेक्टर कैरिकेचर हो रहे हैं लेकिन कैरेक्टर रियलिस्टिक और सिचुएशन रियलिस्टिक खेल रहे हैं। तो वो आई थिंक वो एक डायरेक्टर की पूरी जो होती है वो कोरियोग्राफी होती है या पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, उसमें हर कोने में अपना अपना किरदार खड़ा करते हैं। तो मैं जैसे हंगामा 2 में आपको तुलसीदास खान या राजा या कोई भी जो जितने कैरेक्टर थे, फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, सिचुएशन बहुत अच्छी लगी थी। मैं आशा करता हूं कि हंगामा 2 एक बिल्कुल अलग तरीके की किरदार है, अलग तरीके की कहानी है। 2-3 आर्टिस्ट 4 आर्टिस्ट जो है पुरानी हंगामा के हैं, बाकी सब नए आर्टिस्ट, तो नए पुराने आर्टिस्टों का जमावाड़ा है। और बस यही दुआ करता हूं कि हंगामा 2 जो है वो आ रही है और 23 जुलाई को, और बस ये सबके दिलों में खूब हंगामा करे, सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करे, बस यही दुआ करता हूं। तो हंगामा की जब बात हो ही रही तो मैं थोड़ा आपसे हंगामा 1 के बारे में आपकी यादें जानना चाहूंगा। क्या कुछ यादें रही, कैसे जुड़े, क्या कुछ कैरेक्टर शूटिंग के दौरान? मुझे आज भी वो याद है जो पोल वाला सीन था जिसमें आप चप्पल में लगा गोबर पोंछते हैं एंड देन लोग इलेक्ट्रिक करंट समझ के मारते हैं। वो सारे सीन्स मुझे तो एक एक सीन याद है हंगामा के। जी जी। आपके लिए कैसे जुड़ना हुआ? क्या कुछ उसकी यादें रही? कैसे क्या कुछ शूटिंग की यादें रही हंगामा 1? अरे हंगामा 1 की तो जिंदगी भर जब तक है तब तक यादें ही यादें रहेंगी, क्योंकि हंगामा से हमारी जिंदगी में 3 डायमेंशनल हंगामा हुआ था। क्योंकि मैंने जैसे अभी बता रहा था कि जंगल जब रिलीज हुई थी तो जंगल से एज एन एक्टर बहुत प्यार मिला था बॉलीवुड में, लेकिन जंगल जैसे कैरेक्टर बॉलीवुड में रोज इंट्रोड्यूस नहीं होते। तो 5-6 महीने कोई फिल्म नहीं थी हमारे पास। एक फिल्म थी चांदनी बार और एक फिल्म थी प्यार तूने क्या किया। और लेकिन जब हंगामा वो ये अपना जंगल का कैरेक्टर जब इस्टेब्लिश हुआ, उसको अवार्ड अवार्ड मिला, तो उसके बाद लोगों ने मेरी शक्ल देखी कि नहीं ये लड़का तो मतलब घरेलू लगता है, कोई मतलब वो वैसा जंगली नहीं लगता है। तो फिर हमें
फिर फिल्में मिलना शुरू हुई, फिर सलमान भाई की 2 फिल्में मिली, फिर डेविड धवन साहब ने चोर मचाए शोर, फिर ऐसे 12-13 फिल्में एक साथ मिली। लेकिन जब हंगामा आई, उस समय मैं प्रियन जी से मिला, तो प्रियन जी ने, उससे पहले बच्चन साहब और हमने एक ऐड किया था फिल्म सिटी में, मिश्रा जी शुक्ला जी, वो कौन बनेगा करोड़पति का ऐड था, और इसमें पहली बार जो है वो हमारी प्रियन जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने वो ऐड किया था। तो उसके बाद में प्रियन जी ने हमें हंगामा के लिए बुलाया। तो हंगामा में जैसे मैं चेन्नई पहुंचा, तो पहले दिन ही तो ऐसा पता लगा कि आज क्लाइमेक्स की शूटिंग है, क्लाइमेक्स की। तो हम लोगों को कुछ पता नहीं कि कैसे क्लाइमेक्स, अभी तो पता लगा कि प्रियन जी आए और मुझे देखा, मेरे पहले तो बनियान सब फाड़ दी इधर से कि हाँ अब ठीक है, इधर से। तो फिर उसके बाद में वो क्लाइमेक्स शुरू हुआ था। तो मैं कहूंगा कि लोग कपड़े पहनाते हैं, पहला डायरेक्टर है जिसने कपड़े फाड़े हैं और लेकिन वो कपड़े जब हमने फिल्म देखी, तो जहां पे वो सिचुएशन प्रियन जी ने शूट की थी, तो करेक्ट जगह सिचुएशन बैठी कि यहाँ से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इसलिए इसके कपड़े फटे थे यहाँ पे। तो आई थिंक उसी दिन से फिर ऐसा कि प्रियन जी से एक ऐसी केमिस्ट्री बनी कि आई थिंक अगर ऑल एक्टर्स आर राशि घोड़ास, तो प्रियन जी जैसे लोग बहुत बेस्ट राइडर हैं। वो दे नो कि मतलब क्या इशारा चाहिए। जो अच्छे पढ़े लिखे एक्टर, और घोड़ा बहुत मासूम होता है, एक्टर भी बहुत मासूम होता है, उसके पास वो कैरेक्टर को कैरी कर रहा होता है, उसमें जैसा राइडर मिल जाता है वो उतना ही कठिन काम करके चला जाता है। तो आई थिंक जो भी हमने परफॉर्म किया वो इंटरप्रिटेशन प्रियन जी का था। हंगामा 2 भी इंटरप्रिटेशन प्रियन जी का है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री पे पूरा भरोसा है कि हंगामा 1 ने जितना हंगामा जो पूरे संसार में किया, हंगामा 2 भी उसके एक लाइन ऊपर ही जाएगी, ऐसी दुआ कर रहा हूं और ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान सबको खूब पसंद आए और सब हंगामा 2 जो है लाफ्टर थेरेपी बन के सबका खूब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करे। उम्मीदें तो मुझे भी कुछ ऐसी ही है हंगामा 2 से, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म जो है। बीते कुछ दिन मैं आपके इंस्टाग्राम देख रहा था, इंस्टाग्राम पोस्ट देखता रहता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ। तो वहाँ कुछ हम मुझे गांव पे दिखे, कुछ अपने क्षेत्रीय सिनेमा के लिए भी आप आवाजें उठाते रहते हैं, जी किस तरह से वहां पे सिनेमा का विकास किया जाए, किस तरह से काम किया जाए, फिल्म सिटी बनाने की भी मांग करते आए हैं। क्या कुछ उस पर काम कर रहे हैं, और अभी क्या कुछ, कितना क्या आगे बढ़ा है, क्या कुछ आपके विचार है, क्या कुछ कितना क्या कुछ आगे ले जाने बाकी है? देखिए, मेरा क्या है कि मैं आपको अगर बिलीव करूं कि कला जो है ना साहब, सुनाई दे रहा है? जी जी, आपकी बेटी है? हाँ, ये हमारी बेटी निकल गई मेरी तरफ से हाय उसको बोलिएगा, बहुत प्यारी है। अंकल को ना फॉलो कर लो, ठीक है? हाय। हाय, हाय तो करो, जाओ चलो ठीक। प्यारी है। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था ब्रदर आपने? जी, आप अपने क्षेत्रीय सिनेमा के लिए हाँ, भी काम कर रहे हैं कुछ डेवलपमेंट के लिए? देखिए साहब, ऐसा है दीपेश जी, एक बड़ी मैं एज एन एक्टर, जब क्रिकेट ना, अब मैं इसको क्रिकेट के उदाहरण से बता सकता हूँ कि पहले क्रिकेट जो था, जब मैं छोटा था ना, तो 4-5 शहरों का गेम था कि तो जो टीम बनती थी वो 4-5 शहरों से बनती थी। धीरे धीरे 2000 में आके क्रिकेट ना छोटे छोटे शहरों में चला गया। उसके बाद पता लगा 3-3 टीमें ऐसी निकल आई कि जो मतलब पहले अगर 4 बैट्समैन, 2 बैट्समैन, 3 बैट्समैन आउट हो जाते थे ऊपर के, तो फिर अपन लोग सब लोग दुआ करते थे कि भगवान इतना अब स्कोर है, अब कैसे बनाएंगे। और 4-5 बैट्समैन अगर आउट हो जाते थे तो उसके बाद लगता था कि अब जीतना असंभव है। लेकिन 2010 में, 2015 में 7वां बैट्समैन अगर खड़ा हुआ है क्रीज पे, तो 150 रन भी बनाने हैं तो चिंता नहीं है। तो ऐसे ही एज एन एक्टर मुझे ये मालूम है, कला जितनी बिखरती है उतनी ही निखरती है। तो अपने लगभग 14 भाषाओं में, अपने जो हमने अंदाजा लगाया है, इंडिया में 14 भाषाओं में प्रॉपर सिनेमा बनता है।
मेरी ये कोशिश रहती है कि रीजनल और हिंदी और इंग्लिश ये सब सिनेमा इतने ऊपर बढ़े कि लाखों टैलेंट को मतलब मौका मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करता रहता हूं कि, और थैंक्स टू ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आए हैं तब से वैसे भी अपन गांवों तक बहुत रीच कर गए हैं और पूरे विश्व ही जुड़े और मनोरंजन सस्ता सुंदर टिकाऊ मनोरंजन सबको देखने को मिले। इसलिए प्रमोट करता रहता हूं कि जितना भी कला से संबंधित प्रमोशन हो पाए करो। जो प्रयास आप कर रहे थे अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में फिल्मों के विकास के, वो कहाँ तक आगे बढ़ा है और क्या कुछ बाकी बाकी है? अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें लंबे को हम चाहते हैं कि उत्तर भारत में दिल्ली से लेके और मतलब कश्मीर तक बहुत पहाड़ियां वादियां संस्कृति से ओत प्रोत है और साउथ इंडियन सिनेमा खूब जुड़ा हुआ है अपने। देखिए, राजपाल की जिंदगी की पहली और आखिरी फिल्म सिटी है गोरेगांव ईस्ट, क्योंकि उसी से पूरी दुनिया में पहचान बनी। लेकिन मेरी ये इच्छा कि गोरेगांव ईस्ट जो फिल्म सिटी है वो वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ जहां तक देश दुनिया है वहां तक जुड़े हुए हैं। जहां तक अब ये नॉर्थ नॉर्थ भी एरिया गोरेगांव से जुड़ जाएगा तो और भी एक ब्रांच अच्छी खुल जाएगी। बस इससे ज्यादा और कोई हमारा वो नहीं। और हम कोशिश करते रहते हैं कि जितनी ज्यादा फिल्म सिटियां खुल पाए, जितना ज्यादा। और उसमें साउथ इस बात का गवाह है, रामूजी राव से लेके, कि जितनी ज्यादा जो है वो स्टूडियोज खुलेंगे उतना ही काम ज्यादा, लोग उतने घर ज्यादा चलते हैं। तो बस ये कोशिश करता रहता हूँ कि कला के माध्यम से जितनी भी रोजी रोटी बढ़ पाए लोगों की बढ़े। कुछ दिनों पहले मैं कुछ लोगों के साथ बैठ के आपकी फिल्म देख रहा था। हाँ। और उसमें एक मेरे जान पहचान वाले इंसान ने कहा कि आपको जब स्क्रीन पे देखता हूँ आपके डायलॉग में नहीं होते फिर भी हंसी आती है, फिर भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हंसी आती है। तो आप किस तरह के एक्टर हैं? डायरेक्टर्स के निर्देशन में, या फिर वो चीजें आप अपने मन से वो कैरेक्टर्स में लाते रहते हैं एंड वो चीजें सटीक बैठ जाती है सीन्स में? सबसे बड़ी बात यह है कि वो सटीक बैठती है। बड़ा इसका उत्तर देना दीपेश बड़ा कठिन है, लेकिन एक चीज है, जिस सिचुएशन में आपने मुझे खड़ा किया है उसमें मैं लाइव रहने की कोशिश करता हूँ। डायलॉग अगर है तब तो आदमी लाइव दिखता है, अगर डायलॉग ना है, सिचुएशन है, और सिचुएशन में भी अगर आप मौन खड़े हैं फिर भी लाइव दिख रहे हैं, तो आई थिंक एक कलाकार की यही पहचान होती है, इसी की वजह से प्यार मिलता है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम एक सेकेंड के लिए भी अगर कैमरे के सामने हैं तो कम से कम हम चाहे हिल भी ना रहे हो तो हम लाइव जिंदा दिख रहे हो। बस जिंदा दिखने की कोशिश रहती है सिचुएशन में, बस। जी, आपने कॉमेडी के साथ साथ शुरुआत एक गंभीर किरदार से की है, फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स भी रहे, कुछ लीड कैरेक्टर्स भी रहे, बट जो पहचान ज्यादातर की जाती है राजपाल यादव एज एन कॉमेडियन की रही है। क्या कहीं वो जो राजपाल एज एन एक्टर की जगह राजपाल कॉमेडियन जो है, ये कुछ मिस करते हैं कि एक्टर कहलाना ज्यादा पसंद है या कॉमेडियन से ही संतुष्ट है? जो आदमी कॉमेडी कर सकता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टरों में आता है। वो जो आदमी एक्टर होता है वो कॉमेडी नहीं कर सकता है, वो बड़ा अधूरा एक्टर है। ये बात आप मानिए, क्योंकि जो एक्टर नहीं होगा वो कॉमेडियन हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक्टर जब होता है उसको 3 डायमेंशनल जिंदगी अपनी जीनी होती है, उसके बीच में एक कोई मानसिकता वाला किरदार लेके उसको जीना पड़ता है। पिछले 20 साल का दीपेश, आप हम सब लोग गवाह हैं कि पिछले 20 साल में 90% जितनी फिल्में बनी हैं वो सब एंटरटेनिंग फिल्में बनी हैं। और एंटरटेनमेंट के माध्यम से जितना सीरियस हुआ है वो उसमें कंप्लीट मीडिया, न्यूज चैनल्स, इन्होंने आज पूरी दुनिया को एक छोटा सा गांव में परिवर्तित कर दिया है। बधाई है इसके लिए। तो अभी जो सिनेमा चल रहा है वो शुद्ध एंटरटेनिंग सिनेमा है और इस समय अपन इसके हिस्सा है। तो हम चाहते हैं हर एक्टर खूब लोगों का एंटरटेन करे। कोई लीडिंग एंटरटेनर है, कोई सपोर्टिव एंटरटेनर है, कोई गेस्ट ओपिनियन एंटरटेनर है। लेकिन अब जो पहले था कि एक हीरो होता था, एक विलन होता था, फिर एक कॉमेडियन होता था, वो केमिस्ट्री नहीं। अभी चाहे हीरो हीरोइन सब मिलके, वी आर ऑल एंटरटेनर्स और वी आर डूइंग एंटरटेनमेंट। और उसके बीच में ये होता है कि किसी की लेंथ, उसको आप हीरो मान लें या लीडिंग एंटरटेनर मान लें,
और किसी की लेंथ कम होती है तो उसकी स्ट्रेंथ वाला कैरेक्टर मान ले। लेकिन कॉमेडी जीवन भर चलनी ही चाहिए, कॉमेडी है तो जीवन है। कॉमेडी को हम तो कहेंगे सारे रस जितने होते हैं उसमें कॉमेडी सबसे बड़ा दर्जा है। कोई दरबार खुश नहीं रह सकता अगर वहां पे हास ना हो, तो हास जब होता है तभी परिहास होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जीवन जीने के लिए प्रफुल्लित खुश रहना, खुश रहने के लिए कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना जिसमें आपको हंसी आए, मुझे भी हंसी आए। तो वो बहुत कठिन काम है, लेकिन हो जाए तो बहुत सरल है, और ये रहना ही चाहिए, और इसी का अब जमाना है। Dipesh will take last two questions, please. आपके अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो द फादर एंड द सेल है, हंग्री कोड है, और एक द किंग चाहिए। हाँ, क्रेजी किंग, द क्रेजी किंग। जी जी। तीनों प्रोजेक्ट में एक अर्ध है, अर्ध एक अभी कर रहा हूँ, एक अर्ध। अच्छा, अर्ध है, भूल भुलैया 2 है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें लीड कैरेक्टर्स में है। नहीं, हंगामा 2 सपोर्टिंग में है, भूल भुलैया 2 सपोर्टिंग बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या कहीं अब इस तरह की चीजें हैं कि पैरेलली चलते रहे, सपोर्टिंग तो चलता ही है कॉमर्शियल सिनेमा के साथ, बट पैरेलली लीड भी चलता रहे, क्या कुछ इस तरह की योजनाएं हैं? 2000 में शुरू ही ये की थी, पहले सपोर्टिंग शुरुआत की, नेगेटिव शुरुआत की, फिर मैं माधुरी, मैं मेरी पत्नी और वो, लेडीज टेलर, रामा रामा क्या है ड्रामा, एक नहीं कितनी फिल्में हैं, अंडर ट्रायल से लेके फिर अभी भोपाल प्रेयर फॉर रेंट तक। तो लगभग 15-16 फिल्में जो है मुख्य भूमिका की हैं, और अच्छे अच्छे पायदान की। अब इधर कॉमेडी, तो क्या होता है, कॉमेडी वाली भूमिकाएं जो है वो कॉमर्शियल फिल्मों में आती, वो ज्यादा पॉपुलर हो जाती, लेकिन हमने पैरेलल कोशिश की है कि आईपीएल और टेस्ट मैच दोनों, जब आईपीएल का मौका आया तो आईपीएल खेला एंटरटेनमेंट का, और जहां मौका टेस्ट का मिला तो 100% टेस्ट में कूदने की कोशिश की। और सवाल रहेगा, चूंकि आपका संघर्ष से लेके सफर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के काफी लंबा रहा है, इसमें कई उतार चढ़ाव आए होंगे, कई अहम पड़ाव आए होंगे, लेकिन क्या कुछ रही आपके लिए वो प्रेरणा, क्या रही जिसने आपको लगातार चलते रहने पे कहा कि आप बढ़ते रहिए, लगातार हम आपके साथ हैं? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, और क्या कुछ वो जज्बा कहाँ से आता? जज्बा बस एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेके, और चार्ली चैपलिन साहब जैसा एक ऐसा एवरेस्ट खड़ा कर गया जब हमारे पास में कोई सुविधाएं नहीं थी हमारे विश्व में, और तब इतना बड़ा द ग्रेट डिक्टेटर जैसा सिनेमा खड़ा करके चले गए। तो अब जो है, अब तो उससे 40 गुनी ज्यादा सुविधाएं हैं। तो बहुत सारे इंस्पिरेशन ऐसे हैं जो मतलब चलने के लिए आपको जो है उत्साहित करते हैं, और बहुत सारी प्रेरणाएं, इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं, इतिहास आपके सामने घटे हैं। तेंदुलकर साहब का उदाहरण ले लूं तो जो पूरी दुनिया के हर 6.5 फीट के बॉलर को भी उन्होंने बहुत प्यार से जो है शिफ्टिंग की है इधर उधर, और सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। चार्ली चैपलिन दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर आपके सिनेमा में, जिसने एक जूता, एक कोट, एक टोपी और एक स्टिक से दुनिया के हर कॉमर्शियल एस्पेक्ट को चैलेंज करके और अपने आप मजबूर कर दिया कि दुनिया उनको देखे। तो इतनी इतनी प्रेरणाएं जो अभी 100-150 साल में घट गई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ डरने की या उसकी जरूरत है। समय है, समय का इंतजार करके, लाइफ की ताश गड्डी की तरह है जिसमें 4 इक्के निकलते निकलते हैं, और उसमें एक इक्का मारा जा सकता है, किसी ट्रंप की दुक्की से मार दिया, दूसरा मार दिया, लेकिन एक इक्का जरूर होता है जो ट्रंप का होता है, इस दुनिया में कोई मार नहीं सकता, काटते होता है। मैं ऐसे ही लेता हूँ जीवन। एक करते लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हंगामा का सबसे फेवरेट सीन आपके लिए क्या रहा, और उसकी शूटिंग की कुछ यादें बस? हंगामा का सबसे फेवरेट सीन, हंगामा देखने के बाद आप खुद चुनिए। सर, हंगामा 2 नहीं, हंगामा 1 2003 वाला। उसमें सारे सीन जितने सीन थे वो अपने आप में, हर ऑडियंस ने हर सीन, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है, कोई भी आके बजा जाता है। तो आई थिंक वो इम्प्रोवाइज था।
नहीं लिखा था, नीरज बोरा साहब ने लिखा था और प्रियन साहब ने दिया था, ये बिल्कुल डायलॉग लिखा हुआ था। और अब भूल गया अच्छे से और आप सबने अप्रिशिएट कर लिया तो 100% ये हमें आशीर्वाद मिला, लेकिन राइटर का डायलॉग था ये। Thank you, थैंक Dipesh. यू राजपाल सर, आपसे जितना आपकी फिल्में देखने में मजा आता है उतना आपसे बात करने में भी मजा आया। हंगामा 2 के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बाकी सारी प्रोजेक्ट्स के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस।